लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट यूज फॉर मेंस, तो उसमें लिख देना कि IUCD इज द मेथड ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स। ठीक, तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर, हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन इस बार मैं एक बोनस क्वेश्चन लेके आऊंगा। मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस बार ये क्वेश्चन हाय हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो बेटे सभी? आई होप फाइन होगे, बढ़िया होगे और ढेर सारे मजे के साथ होगे और अपने बोर्ड की प्रिपरेशन उतनी ही स्ट्रॉन्ग तरीके से कर रहे होगे जैसे हमेशा से करते आए हो। स्टार्ट करते हैं आज के इस नए सेशन को एक नए जोश और पुराने तरीके के साथ। बिल्कुल जोश कम तो नहीं हुआ ना, एनर्जी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को एक नए टॉपिक के साथ। आज का अपना टॉपिक होने वाला है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ रिप्रोडक्शन चैप्टर। ठीक, अब तक हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए। उसके बाद फिर हमने पकड़ी अपनी बायोलॉजी। जैसे हमने अपनी बायोलॉजी पकड़ी उसमें अभी हमने अब तक 2 चैप्टर्स निपटा दिए हैं। कौन कौन से? लाइफ प्रोसेस और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये वो 2 चैप्टर्स हैं जो अब तक हम फिनिश कर चुके हैं। ठीक, अपने पास आज तीसरा चैप्टर है रिप्रोडक्शन और उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे। फिर हमारे बायोलॉजी के 2 लास्ट चैप्टर बचेंगे। एक बचेगा हेरिडिटी और एक बचेगा आर एनवायरमेंट। आर एनवायरमेंट बहुत छोटा चैप्टर है, 2-3 क्वेश्चन उससे इंपॉर्टेंट है, आने की 2-3 टॉपिक्स हैं उससे इंपॉर्टेंट। बाकी बहुत छोटा चैप्टर है, चाहो तो छोड़ भी जा सकते हो। कोई उससे ज्यादा ऐसा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में नहीं आए हैं और ना ही रिपीट करते हैं उसके क्वेश्चंस। ठीक, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो, सबसे पहली चीज तो 3 स्टार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि आने के चांसेस 75% है। कहां पर? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक, और साथ साथ ये क्वेश्चन देख के पता चल रहा है कि भाई साहब 1 2 3 4 लाइन का क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो 5 नंबर से कम में ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड वाले नहीं पूछेंगे। ठीक, क्योंकि उनका पेपर वैसे इतना लेंदी होता है, 34 क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें भी अगर वो ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर में दे देंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चा भाई साहब बच्चा हिल जाएगा। ठीक, तो वो लोग बच्चे को ना हिलाने के लिए क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चंस 5 नंबर में या फिर केस स्टडीज में डालते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तुम्हारे। आई थिंक 2022 का है, शायद 2022 का है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्वेश्चन के साथ साथ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देखते जाओ कि किस तरीके से इसमें, जैसे 4 क्वेश्चन हैं। ठीक, अभी हम पढ़ेंगे, इसमें 4 क्वेश्चन हैं। इस एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चन हैं, तो उनको कितने मार्क्स के लिए अटेम्प्ट करना है सबसे पहले ये देख लेना। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट आर स्पोर्स। ठीक, स्पोर्स के बारे में पूछा है, तो हमने स्पोर्ट्स का टॉपिक पढ़ रखा है। तो अब देखो, सबसे पहला जो तुम पॉइंट दोगे वो पॉइंट तुम कितने नंबर के लिए दोगे? वो पॉइंट, पहला पॉइंट जहां तुम स्पोर्ट्स को डिफाइन करोगे कि स्पोर्ट्स क्या है। पहले क्वेश्चन का आंसर कि व्हाट आर स्पोर्ट्स, तो पहले क्वेश्चन का आंसर पहले पॉइंट में तुम दोगे 2 मार्क्स के लिए। कितने मार्क्स के लिए? 2 मार्क्स के लिए। ठीक, और इसमें कंटेंट क्या लिखोगे? तो सबसे पहली चीज तो स्पोर्ट्स को डिफाइन करोगे कि स्पोर्ट्स क्या होते हैं बेसिकली। तो स्पोर्ट्स एक असेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, स्पोर्स एक ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि असेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक, फिर डिफाइन करोगे कि बेसिकली ये किस तरीके से इस चीज को परफॉर्म करते हैं, किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करते हैं। ठीक, तो हाउ डू दे रिप्रोड्यूस। ठीक, तो पहला पॉइंट जो तुम स्पोर्ट्स को डिफाइन करोगे वो 2 नंबर के लिए डिफाइन करना। ठीक, उसमें सबसे पहले बताना कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं और किस तरीके से परफॉर्म करते हैं वो बताना। ठीक, पहला क्वेश्चन तुमने 2 नंबर के लिए आंसर कर दिया, तुम्हारे 2 नंबर पक्के हो गए। दूसरा क्वेश्चन है ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे फॉर्म। ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे फॉर्म, ये स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं ये कौन से स्ट्रक्चर पर फॉर्म होते हैं। तो अब क्योंकि ये दूसरा क्वेश्चन है, उसी क्वेश्चन के अंदर ये दूसरा क्वेश्चन है, तो इसको डिफाइन करोगे कैसे? इसको डिफाइन करोगे तुम दूसरे पॉइंट के अंदर, और वो दूसरा पॉइंट तुम दोगे 1 नंबर के लिए, 1 मार्क के लिए। ठीक, तो ऑन विच स्ट्रक्चर दे आर फॉर्म, तो दे आर फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड, दे आर फॉर्म्ड ऑन द स्ट्रक्चर कॉल्ड, कौन से स्ट्रक्चर पे फॉर्म होते हैं? आई थिंक स्पोरेंजिया, दे आर फॉर्म्ड ऑन स्ट्रक्चर कॉल्ड स्पोरेंजिया।
स्पोरेंजिया के स्ट्रक्चर पे ये फॉर्म होते हैं। ठीक, फिर अब तीसरा क्वेश्चन हो, तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ डू दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस। जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उनके लिए, ग्रोथ करने के लिए, उनके रिप्रोड्यूस करने के लिए, उसको वो कैसे ओवरकम करते हैं। ठीक, तो अब इसके लिए तुम क्या करोगे, इसके लिए बनाओगे तीसरा पॉइंट। ठीक, तीसरा पॉइंट बना दिया। अब तीसरे पॉइंट में डिफाइन करोगे और ये तीसरा पॉइंट भी तुम 1 मार्क के लिए डिफाइन करना। तीसरे पॉइंट में क्या डिफाइन करोगे कि वो किस तरीके से खुद को प्रोटेक्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन से, तो उसमें लिखोगे कि उनके पास क्या होती है, थिक वॉल्स होती हैं। उनके स्ट्रक्चर में थिक वॉल्स होती हैं जो कि उनके अंदर के स्पोर्स को प्रोटेक्ट करती हैं अनटिल एंड अनलेस वो सरफेस से कांटेक्ट में नहीं आते हैं। उनको जब तक फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तब तक उनके अंदर की जो थिक वॉल्स होती हैं वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक, प्रोटेक्शन वाला पार्ट बता दिया। अब फिर बताओगे कौन सा, नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स। इन स्पोर्स की हेल्प से कोई एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि इन स्पोर्स की हेल्प से मल्टीप्लाई करता है, इन स्पोर्स की हेल्प से ग्रो करता है। ठीक, तो उसके लिए चौथा पॉइंट बनाओगे और वो चौथा पॉइंट भी कितने का होगा, 1 मार्क का होगा। और उसमें उस स्पीशीज में से कोई भी एक या फिर दो एग्जांपल लिख देना, जैसे फॉर एग्जांपल राइजोपस। ठीक, राइजोपस एक एग्जांपल, या फिर अगर दो लिख दोगे तो और अच्छी बात है, अगर नहीं आ रहा है तो एक एग्जांपल से भी तुम्हारा काम यहां पर चल जाएगा। ठीक, तो आंसर समझ में आया और आंसर किस तरीके से फ्रेम करना है ये समझ में आया। 5 नंबर का क्वेश्चन था। सबसे पहला क्वेश्चन था वाटर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स क्या होते हैं, तो एक बड़ा क्वेश्चन है इसलिए इसको हमने 2 मार्क्स दिए। ठीक, फिर हमारा ऑन विच स्ट्रक्चर आर दे फॉर्म्ड, कौन से स्ट्रक्चर पे वो फॉर्म होते हैं, तो 1 लाइनर क्वेश्चन था, 1 लाइन का क्वेश्चन था, इसलिए 1 मार्क में इसका आंसर दिया। ठीक, फिर हमारे पास क्वेश्चन क्या था कि हाउ डू दे ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशंस, तो अनफेवरेबल कंडीशंस को कैसे वो ओवरकम करते हैं, तो ये भी 1 लाइनर का आंसर था कि उनके पास वॉल्स होती हैं जो कि उनको प्रोटेक्ट करती हैं, तो 1 लाइनर आंसर था, इसी वजह से 1 मार्क दे दिया इसके लिए भी। और फिर लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या था कि नेम द ऑर्गेनिज्म व्हिच मल्टीप्लाइज विद द हेल्प ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स, किसी एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जो कि इन स्ट्रक्चर्स के थ्रू मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 लाइनर का आंसर था ये भी, इसी वजह से हमने इसको भी 1 मार्क में इसका आंसर दिया। ठीक, तो मार्किंग स्कीम और आंसर फ्रेम करना कैसे ये समझ में आ गया। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक तो भाई साहब यहाँ मौसम का कुछ पता नहीं चल पा रहा है। ठीक है, अभी तक मतलब बाहर मस्त धूप थी, गर्मी पड़ रही थी, शर्ट में रिकॉर्ड कर रहा था, अभी अचानक से पड़ने लगी ठंडी, बारिश हुई, अचानक से ठंडी पड़ने लगी भाई साहब और जैकेट डालनी पड़ी है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, मौसम भी बेटा बिल्कुल उसकी तरह हो गया है, बदलता रहता है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लिस्ट एनी 3 टेक्निक्स यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन, विच ऑफ दीज आर नॉट मेंट फॉर मेन। 3 स्टार के लिए तुम्हारा पास ये क्वेश्चन है। ठीक, तो देखो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन वाला ये कहता है, ये क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास आएगा तो ये 5 नंबर में ही आएगा। ठीक 5 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो लिस्ट एनी 3 टेक्निक्स यूज्ड फॉर कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन क्या होता है ये हम सब जानते हैं कि फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए, ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन को रोकने के लिए जिन बैरियर्स का हम यूज करते हैं, जिन टेक्निक्स का यूज हम करते हैं, दैट टेक्निक्स आर कॉल्ड कॉन्ट्रासेप्शन। ठीक, उन टेक्निक्स को हम कॉन्ट्रासेप्शन की टेक्निक्स कहते हैं। ठीक, तो अब हमको कोई 3 कॉन्ट्रासेप्शन की टेक्निक्स बतानी है और उनको डिफाइन करना है। ठीक, और उसके साथ साथ हमको यह बताना है कि उन 3 में से कौन सी टेक्निक ऐसी है, उन 3 में से कौन सी टेक्निक ऐसी है जिसको मेल्स यूज नहीं करते हैं, सिर्फ फीमेल्स यूज करती हैं। ठीक, तो देखो सबसे पहला जो तुम बता सकते हो, जो सबसे फेमस जो है, एक वेसेक्टॉमी। ठीक, और फिर उसको एक्सप्लेन कर देना कि वेसेक्टॉमी क्या होता है। तो वेसेक्टॉमी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है ताकि स्पर्म प्रोड्यूस तो हो बट वो पहुंचे ना। ठीक, वो प्रोड्यूस हो लेकिन वो पहुंचे ना। ठीक, तो वेसेक्टॉमी एक्सप्लेन कर देना। कितने नंबर के लिए है ये, 1 नंबर के लिए एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक, फिर दूसरा मेथड ट्यूबेक्टॉमी एक्सप्लेन कर देना। ठीक, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें क्या एक्सप्लेन करोगे, तो इसमें सिंपल सी चीज एक्सप्लेन करना कि ट्यूबेक्टॉमी एक ऐसा प्रोसेस है, अ प्रोसेस वेयर द फेलोपियन ट्यूब इज कट एंड जॉइंड। फेलोपियन ट्यूब को हम काट के जॉइन कर देते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस है वो ना हो पाए। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को रोकने के लिए हम ट्यूबेक्टॉमी परफॉर्म करते हैं, और कैसे परफॉर्म करते हैं वो एक लिख देना। ठीक, इसको भी 1 मार्कर के लिए एक्सप्लेन कर देना।
फॉर 1 मार्क। फिर अब तीसरा आता है, तो तीसरे में एक्सप्लेन कर देना आईयूसीडी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, आईयूसीडी एक्सप्लेन कर देना। ठीक, कि ये कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिनको हम यूट्रस के अंदर इजेक्ट करते हैं, यूट्रस के अंदर प्लांट करते हैं, ताकि क्या हो सके, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस रुक सके, फर्टिलाइजेशन वहां पर ना हो पाए। ठीक, इसको तुम डिफाइन कर देना 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि आईयूसीडी एक बड़ा टॉपिक है, तो इससे तुमको लिखने के लिए कंटेंट अच्छा खासा मिल जाएगा, तो इसको कर देना 2 मार्क्स में। ठीक, और फिर लास्ट में तुम्हारा क्वेश्चन पूछा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट यूज्ड फॉर मेंस, तो उसमें लिख देना कि आईयूसीडी इज द मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन विच इज नॉट यूज्ड फॉर मेंस। ठीक, तो ये तुम्हारा 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का आंसर रेडी है। फिर देखो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है ये। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एन डीएनए ऑन अ सेल व्हिच इज नॉट एक्यूरेटली कॉपीड? How does the amount of DNA remains constant in all generations? Conceptual, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग के घोड़े खोल के चलना। देखो क्वेश्चन क्या पूछता है, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़ो। What is the effect of a DNA which in a cell which is not accurately copied? ठीक, तो क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है, पहले उसको ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। देखो हम जानते हैं कि डीएनए कॉपिंग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक, और डीएनए कॉपिंग होते टाइम जब डीएनए एक डीएनए दूसरे डीएनए को कॉपी करता है, तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स होती हैं। इसी के चलते, इन्हीं एरर्स के चलते हमारा एवोल्यूशन होता है। ठीक, इन्हीं एरर्स के चलते हमारा क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। आई थिंक यार ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत डाला है, ये क्वेश्चन आई थिंक हेरिडिटी का होना चाहिए था यार, बट चलो ठीक है, आगे है तो इसको आंसर कर लेते हैं। तो देखो डीएनए कॉपिंग होती है, तो डीएनए कॉपिंग होने के टाइम पे होता क्या है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होता है तो वो एक्यूरेटली कॉपी नहीं होता है उसमें थोड़ी बहुत एरर आती है, और उसी थोड़ी बहुत एरर के चलते क्या देखने को मिलता है, हमको एवोल्यूशन देखने को मिलता है। ठीक, जो ह्यूमन के अंदर एवोल्यूशन आया कि वो मंकी से ह्यूमंस बन गए, तो वो क्यों आया, वो डीएनए की एक्यूरेट कॉपी ना होने की वजह से आया। क्योंकि अगर डीएनए की एक्यूरेट कॉपी हो जाती तो हम बिल्कुल सिमिलर दिख रहे होते, कैसे, अपने पेरेंट्स जैसे। ठीक, बट डीएनए में थोड़े बहुत डिफेक्ट आते हैं कॉपी होने में, जिसके चलते क्या होता है, एवोल्यूशन होता है। बट ये क्वेश्चन वाला क्या पूछ रहा है कि एक सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर डीएनए बिल्कुल ही कॉपी ना हो, मतलब उसमें एक डीएनए है और उससे दूसरा डीएनए बना, उन दोनों में कोई सिमिलैरिटी ना हो, उस केस में एक सेल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो सिंपल सी चीज सोचो कि एक डीएनए है, ठीक, वो अपने पेरेंट डीएनए से बना, लेकिन उस डीएनए के अंदर एक सेल है, ठीक, वो सेल डिवाइड होगा, जब सेल डिवाइड होगा तो डीएनए भी डिवाइड होगा, तो एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे। ठीक, एक सेल से 2 सेल्स बनेंगे, लेकिन जो 2 सेल्स बने उनका डीएनए और इस वाले सेल का डीएनए ये दोनों अलग होगा, तो क्या सेल सरवाइव कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। ठीक, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि इन केस ऑफ, मैं लिख के दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मैं लिख के दे रहा हूं, इन केस ऑफ इनएक्यूरेट copied DNA, cell will not survive। जो सेल बनेगा एक इनएक्यूरेटली कॉपीड डीएनए से, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, उसका सर्वाइवल नहीं हो पाएगा। ठीक, क्लियर है। अब दूसरे पार्ट पे आओ, हाउ डज द अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन्स कांस्टेंट इन ऑल जनरेशंस। ठीक, हर जनरेशन में अमाउंट ऑफ डीएनए कांस्टेंट कैसे रहता है, क्योंकि एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक, तो वो 46 क्रोमोसोम्स मेल्स के पास भी होते हैं, फीमेल्स के पास भी होते हैं, और उनके सेल से मिलकर एक बेबी का सेल बनता है। ठीक, तो अगर हम नॉर्मली लॉजिकली देखें तो होना क्या चाहिए कि 46 क्रोमोसोम्स मेल के, 46 क्रोमोसोम फीमेल के, ये मिलकर जब बेबी की क्रोमोसोम बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, 92 क्रोमोसोम एक सेल में हो जाएंगे। ठीक, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। हर सेल में 46 क्रोमोसोम्स ही होते हैं, चाहे वो बेबी का हो, चाहे वो पेरेंट का हो, चाहे वो मदर का हो। तो ऐसा क्यों होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं, डीएनए जो होता है वो हर जनरेशन में कांस्टेंट होता है, हर जनरेशन में सेम होता है। ठीक, तो उसका रीजन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसको समझना कि हमारे जो नॉर्मल सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के, जैसे मसल सेल हो गया और जितने भी हमारी बॉडी में सेल्स हैं,
वो सारे 46 क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं उनके अंदर। वो सारे कितने क्रोमोसोम्स कैरी करते हैं? 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन जो ह्यूमंस के अंदर सेक्स सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि वो सेल्स गैमीट के जो सेल्स होते हैं, ठीक, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम्स नहीं होते हैं। उनके अंदर कितने होते हैं? 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनके अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 23। तो 23 मिलकर कितना बनाएंगे? 46, जिसके चलते जो नंबर ऑफ डीएनए है, जो डीएनए है वो हर जनरेशन में कांस्टेंट रहता है। समझ में आया कि डीएनए हर जनरेशन में कांस्टेंट कैसे रहता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हर जनरेशन में कांस्टेंट कैसे रहते हैं? तो उसका सिंपल सा रीजन कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जितने भी सारे सेल्स होते हैं, उन सारे सेल्स के अंदर क्या होता है? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। लेकिन जो गैमीट वाले सेल्स होते हैं, उन गैमीट वाले सेल्स के अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो 23 मेल्स आते हैं, 23 फीमेल्स आते हैं, और वो मिलकर बेबी के 46 क्रोमोसोम्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, क्लियर है? चौथा क्वेश्चन अगर देखें तो, plants produced through vegetative propagation are genetically identical to their parent. What could be the biggest disadvantage of this? ठीक, तो क्वेश्चन क्या है कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का प्लांट्स के अंदर, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक, उसमें जो ऑफस्प्रिंग्स या फिर न्यू जनरेशन जो भी कहो जो प्रोड्यूस होते हैं, उनके अंदर वो सिमिलर होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स के। मतलब कि जो कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स शो करेंगे वही कैरेक्टर्स वो भी शो करते हैं। ठीक, तो ऐसे प्लांट्स के अंदर, ऐसे टाइप के प्रोपगेशन के अंदर, ऐसे टाइप के रिप्रोडक्शन के अंदर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या हो सकता है? ठीक, तो उनका जो सबसे बड़ा, सबसे मेजर डिसएडवांटेज है, वो क्या है कि क्योंकि वो सिमिलर होते हैं बिल्कुल अपने पेरेंट्स से, बिल्कुल सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स से, यानी कि कोई भी उनके अंदर इनएक्यूरेसी नहीं होती है। ठीक, उनके अंदर कोई भी इनएक्यूरेसी नहीं होती है। जो कैरेक्टर्स उनके पेरेंट्स शो करेंगे वही कैरेक्टर्स उनके ऑफस्प्रिंग भी शो करेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा इशू क्या होता है कि अगर कोई ऐसी डिजीज या फिर कोई भी ऐसा पेस्ट आया आगे इन फ्यूचर जो उनके पेरेंट सेल को इफेक्ट करेगा, तो वो पूरी जनरेशन जो होगी, वो पूरी प्लांट की जो जनरेशन होगी, वो पूरी क्या करेगी? वो पूरी खराब हो जाएगी। ठीक, कैसे? एक एग्जांपल समझो। अरे मान लो इंडिया में कोई सिर्फ एक ही चॉकलेट ब्रांड है और इंडिया के सारे बच्चे वही सेम चॉकलेट ब्रांड की चॉकलेट खाते हैं। ठीक, और सडनली उस चॉकलेट ब्रांड में कोई मिलावट निकली तो सारे बच्चे, इंडिया के सारे बच्चे इफेक्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो सारे ही बच्चे क्या कंज्यूम करते थे? वो सारे ही बच्चे वही सेम चॉकलेट कंज्यूम करते थे। ठीक, और अगर मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर इंडिया में 2 चॉकलेट ब्रांड्स हैं, कुछ बच्चे दूसरे वाली खाते हैं, कुछ बच्चे पहले वाली खाते हैं, तो अगर दूसरे वाले में कोई डिफेक्ट आया तो सिर्फ वो इफेक्ट होंगे जो वो दूसरे वाले खाते थे, पहले वाले तो बच जाएंगे ना। वही सेम केस यहां पे होगा कि अगर उस तरीके की जनरेशन के अंदर, उस तरीके के प्लांट के अंदर, उन कैरेक्टर्स वाले प्लांट के अंदर कोई डिजीज, कोई पेस्ट आगे चल के इंट्रोड्यूस होता है, तो उनसे बने जितने प्लांट्स हैं, उनसे बने जितनी जनरेशन हैं, वो सारी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वो सिमिलर है किसके? अपने पेरेंट्स के। ठीक, तो ये बेसिक, ये सबसे मेन डिसएडवांटेज है किसका? वेजिटेटिव प्रोपगेशन का। क्योंकि वो जेनेटिकली कॉपीड होते हैं, उनके जितने भी ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सारे जेनेटिकली सेम होते हैं लाइक देयर पेरेंट्स। तो अगर पेरेंट्स में कोई डिफेक्ट आया, पेरेंट्स में कोई पेस्ट या फिर पेरेंट्स के सेल्स में कोई डिजीज आई, तो वो डिजीज पूरे जनरेशन में स्प्रेड हो जाएगी, क्योंकि पूरी जनरेशन जेनेटिकली सिमिलर है अपने पेरेंट्स के। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स? ठीक, इन रिप्रोडक्शन। तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स का क्या रोल होता है? देखो, ये वाला क्वेश्चन क्या था? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, और ये वाला थ्योरी मैप का क्वेश्चन है, यानी कि बस थ्योरी रिकॉल कराने के लिए क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स? ठीक, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स जो होती है मेल्स के अंदर, उनका क्या रोल होता है रिप्रोडक्शन के अंदर? तो ये जो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करते हैं, ये दोनों मिलके जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उस सिक्रीशन का 2 काम होता है। ठीक, पहली चीज टू सेव फ्रॉम एसिडिटी ऑफ फीमेल ट्रैक। ठीक, सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड्स मिलकर जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उसका काम क्या होता है कि स्पर्म जो हमारा फीमेल ट्रैक में ट्रेवल करता है, तो वहां पर बहुत ज्यादा एसिडिक मीडियम होता है। तो उस एसिडिक मीडियम से उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इनका सिक्रीशन हेल्प करता है। ठीक, और एक और चीज में इनका सिक्रीशन हेल्प करता है, वो है टू प्रोवाइड
मोटिलिटी टू स्पर्म। ये हमारे स्पर्म को मोटाइल बनाने में हेल्प करता है, यानी कि उसको मूवेबल बनाता है। तो जो सिक्रीशन प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं, उनका दो काम होता है। सबसे पहला एसिडिटी के कंट्रोल करना, एसिडिटी से बचाना, और दूसरा इनका काम क्या होता है, मोटिलिटी प्रोवाइड करना। ठीक, तो ये दो काम होते हैं हमारे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। आइए देखते हैं, मजा आएगा। क्वेश्चन क्या है, How will an organism be benefited if it reproduces through spores? ठीक, तो अगर कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो कि स्पोर्स के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो वो एक्चुअल ये क्वेश्चन है। ठीक, 5 नंबर तो नहीं, लेकिन बट हाँ 3 नंबर में आ सकता है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम जानते हैं कि हमको 3 पॉइंट्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक, तो कैसे देंगे, देखो सबसे पहला चीज जो अपन लोग डिफाइन करेंगे कि ठीक है, तो सबसे पहले याद करो, स्पोर वाला जब हमने एक क्वेश्चन देखा था, तो हमने देखा था कि स्पोर के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ठीक, तो वही स्पोर के जो बेनिफिट्स होते हैं, वही स्पोर के बेनिफिट्स हमको यहाँ पे भी छाप देने उठा के। ठीक, ज्यादा ऐसा अपने दिमाग का यूज मत करना, ठीक, क्योंकि दिमाग है ही नहीं तो यूज करोगे, तो ज्यादा ऐसे दिमाग का नहीं चलाना है। किस तरीके से बेनिफिट होते हैं, तो भाई साहब ये लाइट इधर लगा रखी है ना, वो सीधे आंखों पे आती है, बहुत छुपती है आंखों में। तो स्पोर्स किस तरीके से बेनिफिट करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने में, तो देखो सबसे पहली चीज तो फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। फास्ट मल्टीप्लिकेशन, फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है क्योंकि स्पोर जो होते हैं वो बहुत तेजी से ग्रो करते हैं। थाउजेंड्स लैक्स के रेशियो में वो ग्रो करते हैं। बहुत रैपिड मूवमेंट होती है, बहुत रैपिड ग्रोथ होती है, इसी की वजह से ऑफस्प्रिंग्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, दूसरी चीज सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशंस, सर्वाइवल इन अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस, अनफेवरेबल कंडीशंस में भी इजीली सरवाइव कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जो स्पोर्स होते हैं उनकी बहुत थिक वॉल्स होती हैं, और वो थिक वॉल्स तब तक ब्रेक नहीं होती हैं जब तक कि वो थिक वॉल्स तब तक की ब्रेक नहीं होती है जब तक कि उनको क्या नहीं मिलता है, जब तक उनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती है। इसी वजह से जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं उसमें भी इनका सर्वाइवल रेट जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। ठीक, दूसरी चीज लेस यूज ऑफ एनर्जी, लेस यूज ऑफ एनर्जी, एनर्जी का बहुत कम यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि नो गैमीट फॉर्मेशन, ह्यूमंस की तरह इनमें गैमीट फॉर्मेशन नहीं होता है। नो गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसी वजह से एनर्जी की भी कम रिक्वायरमेंट होती है इनको, किस चीज के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्लासेंटा, प्लासेंटा क्या है, मेंशन इट्स रोल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के रोल, प्रेगनेंसी के टाइम में प्लासेंटा का क्या रोल होता है वो डिफाइन करना है। ठीक, तो 3 नंबर का ये क्वेश्चन भी है, 3 पॉइंट में इसका आंसर दोगे। ठीक, पहले पॉइंट में सबसे पहले तो डिफाइन अपन लोग करेंगे कि प्लासेंटा क्या होता है। ठीक, तो प्लासेंटा क्या है भाई साहब, प्लासेंटा घर का छोटू है। ठीक, प्लासेंटा घर का छोटू है। जिस तरीके से मेहमानों के आने पर छोटू को दौड़ाया जाता है कि भाई जाओ मेहमानों को पानी दिया, मेहमानों को खाना दिया, मेहमानों को नाश्ता दिया, उसी तरीके से प्लेसेंटा होता है। जब बेबी वॉर्म में ग्रो कर रहा होता है तो उस तक न्यूट्रिएंट्स पहुंचाने का काम, ठीक, और उनसे वेस्ट लेके वेस्ट को एक्सक्रीट कराने का काम वो किसका होता है, वो होता है प्लासेंटा का। ठीक, तो प्लासेंटा क्या है, बेसिकली एक स्ट्रक्चर है विच हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ वॉर्म, इन ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इन वॉर्म, वॉर्म के अंदर जब चाइल्ड ग्रो कर रहा होता है तो उस टाइम पर उसकी देखभाल करने का काम, यानी कि उसको खाना पीना पहुंचाना और उसका जो वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसको मदर की बॉडी से बाहर निकालना, ये दोनों काम किसके होते हैं, ये दोनों काम होते हैं प्लासेंटा के। तो सबसे पहले 1 नंबर में प्लासेंटा को डिफाइन कर देना कि प्लासेंटा क्या है। ठीक, फिर उसके 2 फंक्शंस डिफाइन कर देना, पहला है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन, टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ग्रोइंग बेबी, ग्रोइंग बेबी लिख लो, फीटस लिख लो। पहला काम इसका क्या हो गया,
कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करना, ग्लूकोज प्रोवाइड करना किसको, जो ग्रोइंग फीटस है उसको, और दूसरा काम रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑफ फीटस, रिमूवल ऑफ वेस्ट ऑफ फीटस। फीटस जो भी वेस्ट प्रोड्यूस करेगा मदर की बॉम्ब के अंदर, उसको बाहर निकालने का काम, उसको बॉडी से एक्सक्रीट कराने का काम, ये काम किसका होता है, ये काम होता है हमारे किसका, प्लासेंटा का। ठीक, तो 3 नंबर में इसका आंसर देना, सबसे पहले प्लासेंटा क्या है, फिर उसके दोनों फंक्शंस। क्लियर है? चलो लास्ट 2 क्वेश्चन इस सेशन के कर लेते हैं और फिर इस सेशन को टाटा बाय बाय गुड बाय करते हैं। ठीक, पहला क्वेश्चन, सॉरी 8वां क्वेश्चन, स्टेट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस दैट लीड्स टू फ्रूट फॉर्मेशन इन प्लांट्स। ठीक, तो एक प्लांट होता है, उस प्लांट के अंदर क्या होता है भाई साहब, उस प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक, उस प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसे कौन से चेंजेस हैं जो कि उस प्लांट में आते हैं जिससे वो प्लांट जो होता है, वो फ्लावर जो होता है, वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। ठीक, ये क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर कैसे करेंगे? देखो, इसका आंसर हम 3 स्टेजेस में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस जो होता है वो 3 स्टेजेस के अंदर होता है। ठीक, सबसे पहली चीज तो सबसे पहला क्या होता है, तो जो हमारा पेटल्स, सेपल्स और स्टिग्मा, सिग्मा नहीं बेटा, स्टिग्मा, पेटल्स, सेपल्स और स्टिग्मा, पेटल्स, सेपल्स और स्टिग्मा, ये 3 पार्ट जो होते हैं ये फॉल कर जाते हैं, दे फॉल ऑफ। ठीक, वो फॉल कर जाते हैं। ठीक, पहले स्टेज में। दूसरे स्टेज में क्या होता है, सेकेंड स्टेज में जो एंडोस्पर्म होता है, प्लांट के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियो जो बोल लो। ठीक, सेकेंड स्टेज के अंदर एंडोस्पर्म कन्वर्ट हो जाता है एम्ब्रियो में। ठीक, और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है उसमें हमारा जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है किसके अंदर, वो कन्वर्ट होता है सीड्स के अंदर, एंड जो ओवरी होती है प्लांट के अंदर वो कन्वर्ट हो जाती है हमारे फ्रूट के अंदर। ठीक, तो ये 3 स्टेज में पोस्ट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होती है। सबसे पहले तो पेटल्स, सेपल्स और स्टिग्मा जो होते हैं वो फॉल ऑफ कर जाते हैं। दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है, और तीसरे स्टेप के अंदर जो ओव्यूल होता है वो कन्वर्ट होता है सीड्स के अंदर, और जो ओवरी होती है वो कन्वर्ट होती है किसके अंदर, फ्रूट्स के अंदर। ठीक, क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है, स्टेट एनी 3 रीजंस टू जस्टिफाई द यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इन ह्यूमंस। ठीक, कोई 3 रीजन हमको देने हैं जिसके थ्रू हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन इंपॉर्टेंट है ह्यूमंस के लिए। ठीक, तो देखो ये तो थ्योरी मैप का क्वेश्चन था, ये एक नए टाइप का क्वेश्चन है जो मैं पहली बार लेके आया हूं सेशन में, वो है थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन। और थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन इस बार का जब सैंपल पेपर उठाओगे तो उस सैंपल पेपर में भी सीबीएसई ने कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन डाले हुए हैं, और पिछले साल का अगर तुम बोर्ड का पेपर उठा लो और पिछले साल का अगर तुम सैंपल क्वेश्चन पेपर उठा लो तो दोनों में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगा? दोनों में तुमको एक चीज देखने को मिलेगी कि थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस डाले हैं सीबीएसई वालों ने कि बच्चे सोचें। ठीक, बच्चों की माइंडसेट चेक किया जा सके। ठीक, तो 3 मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन, सॉरी 3 रीजंस जस्टिफाई करने हैं जो कि जस्टिफाई कर सके कि यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन क्यों होता है ह्यूमंस में, इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं है। ठीक, तो 3 रीजंस तुम अपने मन से भी दे सकते हो, लेकिन मेरा काम है तुमको एक जेन्युइन वैलिड आंसर बताना, तो वो जेन्युइन वैलिड आंसर देख लो। ठीक, सबसे पहला रीजन तो है प्रिवेंट एसटीडीज। जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होते हैं उनको प्रिवेंट करना, उनसे लोगों को बचाना, पहला रीजन है कॉन्ट्रासेप्शन के यूजेस का। ठीक, दूसरा रीजन क्या है? पहला हो गया प्रिवेंट एसटीडीज, दूसरा है टू प्रिवेंट अनवांटेड चाइल्ड। अनवांटेड चाइल्ड को प्रिवेंट करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। और थर्ड और सबसे लास्ट जो पॉइंट हमारा है उसमें क्या लिख सकते हो? उसमें लिख सकते हो क्या लिख सकते हो? उसमें लिख सकते हो फैमिली प्लानिंग। ठीक, टू इंश्योर अ बेटर फैमिली प्लानिंग।
फैमिली प्लानिंग को बेटर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करते हैं। तो ये 3 रीजंस हैं जिनसे हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन का यूज ह्यूमंस के अंदर इंपॉर्टेंट है। पहला है प्रिवेंट एसटीडीज, दूसरा है टू प्रिवेंट अनवांटेड चाइल्ड, और तीसरा है बेटर फैमिली प्लानिंग। क्लियर है? चलो अब बात करते हैं अपने इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, और आज एक नई चीज है। चलो फाइनली एंड करते हैं इस चैप्टर को विथ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो देखो, सबसे पहला टॉपिक है स्पोर फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। इस स्पोर फॉर्मेशन पे हमने 2 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन के सेशन में से 2 क्वेश्चन हम लोगों ने स्पोर फॉर्मेशन पे देखे, तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक। फिर है इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, की रिप्रोडक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है, रिप्रोडक्शन क्यों जरूरी है, ठीक। क्यों ह्यूमंस रिप्रोड्यूस करते हैं, क्यों प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं, वो वाली चीज। तीसरा है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, स्पेशली उनके डायग्राम देख लेना। फिर है मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, जितने भी 4-5 मेथड्स हैं वो सारे देख लेना, मेल्स के फीमेल्स की जो अलग होते हैं वो सारे। और पोस्ट फर्टिलाइजेशन भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन होने के बाद किस तरीके से लीव्स और जो फ्लावर होता है वो फ्रूट के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक। एक जो आज मैं नई चीज लेके आया हूं वो है एक बोनस क्वेश्चन। मैं हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताता हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूं, लेकिन इस बार मैं एक बोनस क्वेश्चन लेके आऊंगा कि मुझे ऐसी अंदर से फीलिंग आ रही है कि इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक। कौन सा क्वेश्चन है? कांस्टेंट क्रोमोसोम्स। जो क्वेश्चन हमने किया था कि किस तरीके से 46 क्रोमोसोम्स हर सेल के अंदर होते हैं, ह्यूमन सेल के अंदर, लेकिन फिर वो क्रोमोसोम्स का नंबर कांस्टेंट कैसे रहता है। तो हमने देखा था कि गैमीट्स में 23 होते हैं, वो मिलकर 46 बनाते हैं, ठीक। ऐसा हमने एक क्वेश्चन किया हुआ है इस सीरीज में। उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख के जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इस बार वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक। वो क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन को। एक और चैप्टर हमारी बायोलॉजी का होता है एंड। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लेकिन एक बात जो मुझे 1 to 1 बात करनी है वो ये है कि मैं इस जो पूरा सेशन हम लेते हैं उस सेशन में मैं तुमको नोट्स प्रोवाइड नहीं करता हूँ, ठीक। और क्वेश्चन भी मैं तुमको वर्ड बाय वर्ड ऐसा आंसर लिख के नहीं देता हूँ। तो उसका रीजन है, ठीक। रीजन क्या है उसका? देखो यार, उसका रीजन सिंपल सा है कि एज अ टीचर मेरा काम है तुमको पढ़ाना, ठीक। और तुम्हारा काम है उसको पढ़ना। रट्टू जोता बनाना मेरा काम नहीं है, तुमको स्पून फीडिंग कराना मेरा काम नहीं है, ठीक। क्योंकि मैं तुमको यहाँ पे स्पून फीड करा दूंगा, मैं तुमको पूरी स्लाइड्स की पीडीएफ में तुमको दे सकता हूँ, जितना मैं लिखता हूँ उसमें फोटो खींच के एक पीडीएफ बना दूंगा, मुझे कितना 5 मिनट लगेगा, ठीक। और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा ड्राइव का, मुझे 5 मिनट लगेगा, 5 मिनट काम है मेरे लिए, ठीक। और मैं चाहूँ तो मैं तुमको एक वर्ड लिख के दे सकता हूँ। अगर मैं इतना लिख सकता हूँ इस बोर्ड के ऊपर तो मैं तुमको आंसर भी फ्रेम करके दे सकता हूँ, ठीक। बट उससे तुम्हारा नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। मेरा थोड़ा और टाइम जाएगा, जो वीडियोस में 3 दिन पर डालता हूँ मैं 4 दिन पर डालूंगा, बट उसमें नुकसान तुम्हारा है, ठीक। अगर ये 1 शॉट लेक्चर होता तो मैं तुमको नोट्स देता, ठीक। क्योंकि वो क्या है कि वो हैंड रिटन नोट्स हैं। बट ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड में आने वाले हैं। ये क्वेश्चन तुमको खुद से प्रैक्टिस करने होंगे, तुम्हारा खुद का माइंड वर्क करना चाहिए कि हाँ हमने देख लिया सेशन में, तुमने देख लिया कि हाँ सेशन में सर ने ये पॉइंट्स लिखवाए थे, तो अब वो पॉइंट तुमको फ्रेम करने आने चाहिए ना कि हाँ इस पॉइंट को मैं इस तरीके से प्रेजेंट करूंगा अपनी कॉपी में, ठीक। अगर मैं स्लाइड दे दूं फिर क्या बनेगा, ठीक। तो ये चीजें, इस चीज को समझ के चलो कि अगर कोई भी टीचर तुमको क्वेश्चंस की स्लाइड दे रहा है ना कि हाँ मैंने ये क्वेश्चन कराया है इस सीरीज के अंदर या फिर इस लेक्चर के अंदर, और उसने बच्चे को उठा के दे दिया वो पीडीएफ, तो वो गलत है यार। क्योंकि तुम अगर क्वेश्चन फ्रेम करना नहीं सीखोगे खुद से तो बोर्ड्स में वो टीचर तुमसे लिखवाने नहीं आएगा। वो बोर्ड्स में खुद अपने माइंड का, प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके लिखना है, ठीक। तो इसका ध्यान रखो। नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के ऊपर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उससे केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, हर साल आते हैं। तो उसको डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बाय।